Namaskar, welcome back to my channel Everything About English. This is Naresh Kumar, welcomes you all. So now I am going to teach you about parts of speech. This would be just introduction of part of speech. I will be going in the detail in further videos. So we are talking about part of speech. There are 8 parts of speech in English. Just like we have to understand, we have a body. We are not a body, we have a body in which we have body parts. Hands, eyes, nose, legs. There are so many body parts. I am not into science so much. So if you are from science background, you can understand it better. Just like we have body parts, and just like any machine has its own body part, so is the language. Language में भी parts होते हैं. Just like noun, pronoun, adjective, verb, एडवर्ब, कंजंक्शन, प्रेपोजिशन और इंटरजेक्शन, ये 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. क्या टेंस नहीं बोला मैंने? टेंस पार्ट्स ऑफ स्पीच में नहीं आते. आर्टिकल्स वो भी पार्ट ऑफ स्पीच, ए एंड द पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आते. स्पीच मतलब बोलना और पार्ट्स मतलब बोलने का हिस्सा. वो आर्टिकल्स ए एंड द जो आप पढ़ते हैं, स्कूलों में पढ़ाए जाते हैं, वो पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं होते. जी, आपने सही सुना. एक्चुअली इंग्लिश कहती है आर्टिकल्स एडजेक्टिव्स होते हैं. यस, ध्यान से सुनना, मैंने एडजेक्टिव नहीं बोला, मैंने बोला है एडजेक्टिव. वहां पे डी साइलेंट है. थोड़ी देर से अभी स्क्रीन पे देखेंगे. टेंस भी पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है. पहले छोटे छोटे पार्ट्स सीख लेते हैं, उसके बाद बड़ा यानी बोलना टेंस बाद में आता है. और टेंस से भी मेरी नजर में ऊपर होता है वॉइस, जिसे आप पैसिव वॉइस के नाम से जानते हैं. बहुत से बच्चे इससे डर लगता है कि पैसिव वॉइस हमें तो आता ही नहीं सर. धीरे धीरे सीखेंगे. आप मेरे साथ बने रहिए. आपका सपोर्ट मुझे मिल रहा है. थैंक यू सो मच. जो भी कमेंट्स करते हैं और बताते हैं, रिमेंबर नॉट कमेंट, कमेंट करते हैं, बताते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है. आइए स्क्रीन पर देखते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में. अगर आप हेडिंग पढ़ पा रहे हैं, इफ इट इज विजिबल टू यू, यस आई थिंक इट इज विजिबल. 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच यहां पे मेंशन किया गया है. 8 पार्ट ऑफ स्पीच. जैसे मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया कि इंग्लिश में 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं. ये कोई पर्टिकुलर ऑर्डर में नहीं है कि ऐसे ही पढ़ना पड़ेगा, बट मेनली मुझे पसंद है ऐसे पढ़ाना. आप कहीं से भी इंग्लिश के पार्ट ऑफ स्पीच शुरू कर सकते हैं, प्रोनाउन से, नाउन से, एडजेक्टिव से, या फिर सीधा इंटरजेक्शन से. आपके ऊपर है, लेकिन ये मुझे पढ़ाने में अच्छा लगता है और मोस्टली टीचर्स ऐसे ही पढ़ाते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड नाउन. जब भी आप कुछ बोलते हैं तो आप किसी ना किसी का नाम जरूर लेंगे, तो उसको नाउन कहा जाता है. जैसे दिल्ली, इंडिया, मेरा नाम नरेश, आपका नाम, ये सारी चीजें नाउन कहलाती हैं. इसको हम डिटेल में फर्दर वीडियोस में पढ़ेंगे, विच आई विल बी अपलोडिंग. तो नाउन मतलब किसी चीज का नाम. हम ज्यादा डिटेल में किताबों वाली लैंग्वेज नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि हम यहां पर समझने आए हैं, रटने नहीं. नाउन का मतलब होता है किसी चीज का नाम. मान लीजिए आपने मेरे से पूछा मेरा नाम क्या है, तो मैं आपको बता दूंगा कि मेरा नाम नरेश है. आई होप इट इज विजिबल टू यू. नहीं होगा तो ऑडिबल तो जरूर होगा. मान लीजिए आपने मेरा पूछा क्या नाम है, तो मैंने बता दिया मेरा नाम नरेश है. तो भाषा में वो नाउन कहलाएगा. हाँ, मेरा नाम पता चल गया तो आप जरूरी नहीं है मेरा नाम हमेशा लेंगे. आप उसकी जगह पे यूज कर सकते हैं आप, तुम, वह. अगर किसी का नाम आप जानना चाहते हैं कि वह कौन है, आपको उसका नाम नहीं पता, तो उसकी नाम की जगह पर आपने जो शब्द यूज किया वो प्रोनाउन हो जाता है. फॉर एग्जाम्पल, ये तो आपने सुना ही होगा, ही, शी, इट, आई, और ऐसे बहुत सारे शब्द, तो वो प्रोनाउन होते हैं. पहले आपने किसी का नाम पूछा, नाउन, उसके नाम की जगह पर इस्तेमाल कर दिया ही, शी या इट, आई, वी, यू, दे. ऐसे कोई भी प्रोनाउन आपने यूज कर दी. तो पहले नाउन सीखा और उसके बाद प्रोनाउन, यानी पहले नाम जाना और उसके बाद उस नाम की जगह पर आप क्या यूज कर सकते हैं भाषा में, वो प्रोनाउन कहलाता है. हिंदी में आप इसे सर्वनाम के नाम से जानते हैं और नाउन को संज्ञा के नाम से. आइए नेक्स्ट देखते हैं थर्ड क्या है. थर्ड होता है
एडजेक्टिव, इसकी प्रोनाउंसिएशन ध्यान से सुनिएगा, दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव। डी इज साइलेंट, डी को प्रोनाउंस नहीं किया जाता। एडजेक्टिव, एडजेक्टिव, बहुत से बच्चे से एडजेक्टिव कहते हैं, एडजेक्टिव नहीं होता, एडजेक्टिव होता है। फ्रेंच वर्ड है जिस वजह से इसमें डी साइलेंट है। अब ये इंग्लिश का हो चुका है, नॉट हिंदी, आई वाज अबाउट टू से हिंदी, नो, अब ये इंग्लिश का हो चुका है। तो मान लीजिए आपने मेरा नाम पूछा नरेश, मैंने उसकी जगह पर एक शब्द यूज कर दिया या आपने यूज कर दिया ही, दैट इज प्रोनाउन। अब आप पूछ सकते हैं एडजेक्टिव, यानी मेरी विशेषता क्या है, आप मेरी तारीफ जो करते हैं, थैंक यू सो मच दिल से। आप मेरी बुराई भी कर सकते हैं, अगर मैंने कुछ गलत पढ़ा दिया हो तो आप मुझे बता भी सकते हैं। हालांकि जो जो मिस्टेक्स मेरे सामने आती हैं मैं उसको मेंशन कर देता हूँ वीडियो में। तो आप मेरी तारीफ या बुराई भी कर सकते हैं, विशेषता भी बता सकते हैं। विशेषता अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी। अच्छे शब्दों से भी आप मुझे नवाज सकते हैं या फिर बुरे शब्दों से भी। तो वो किस में आएगा, एडजेक्टिव में। जैसे आपने मुझे बोल दिया सर अच्छा पढ़ाते हो आप, गुड, सर आप बहुत बेकार पढ़ाते हो, सर बैड, कुछ भी आप कह सकते हैं। तो नाम हो गया, नाम की जगह पे इस्तेमाल हो गए शब्द प्रोनाउन, फिर एडजेक्टिव की बारी, यानी आप मेरी विशेषता। फिर आप बोल सकते हैं कि सर आप बहुत धीरे धीरे पढ़ाते हैं। मैंने किसी का फीडबैक लिया था तो उस पर्सन ने मुझे यही कहा जो मुझे बहुत अच्छा लगा। हमेशा मेरी एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, आपसे कुछ कमी हो तो जरूर बताइएगा। इसके बाद एडवर्ब, एडवर्ब में मतलब मैं काम कैसे करता हूं, जल्दी जल्दी करता हूं, धीरे धीरे करता हूं, स्लोली या फिर फास्ट। रिमेंबर, अगर आपके मन में फास्टली आया है तो फास्टली जैसा कोई शब्द इंग्लिश में एग्जिस्ट ही नहीं करता है। यस, स्लो का स्लोली, फास्ट का फास्ट ही होता है, ना कि फास्टली। सो मैं काम कैसे करता हूं, जैसे आपने कोई लड़की देखी तो आपने उसका नाम पूछा, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, डोंट टेक इट अदरवाइज, जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। आपने कोई लड़की देखी, आपने उसका नाम पूछा, मान लीजिए उसने अपना नाम XYZ बताया, कोई बुरा ना मान जाए अगर उसका नाम ले लिया तो जस्ट फॉर ह्यूमर आई एम सेइंग। मान लीजिए उस लड़की ने अपना नाम XYZ बताया, फिर आपने उसके नाम की जगह पे कुछ यूज किया, शी, फिर थर्ड आया एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल, फिर फोर्थ आया यार बहुत स्लो है, बहुत स्लोली काम करती है, यार बहुत इंटेलिजेंटली काम करती है, बहुत ब्यूटीफुली लिखती है, बहुत स्वीटली गाती है। आपने उसके काम के बारे में कुछ बताया है, तो काम के बारे में यानी वर्ब के बारे में बताया जाता है तो वो एडवर्ब। हाँ, एडवर्ब एडजेक्टिव के बारे में बता लेती है, जो हम धीरे धीरे सीखेंगे। नेक्स्ट इज वर्ब। अगर आप इंग्लिश में कुछ सीखना चाहते हैं तो मेरी मानिएगा वर्ब जरूर सीखिएगा, तरीके से, अच्छे से, क्योंकि एक वर्ब ही होती है जो सेंटेंस को बनाती है। याद है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। आप कोई भी एक ऐसा सेंटेंस नहीं बना सकते जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो। बना सकते हैं, कोई सेंटेंस बना के दिखाइए जिसमें सिर्फ सब्जेक्ट हो, आई वी राम श्याम, बन जाएगा? नहीं, क्योंकि इंग्लिश कहती है सब्जेक्ट प्लस वर्ब होता है तो सेंटेंस बनता है। इसलिए वर्ब सीखना जरूरी है। तो आपने मेरे बारे में अभी तक जान लिया, नाम पूछ लिया, पता पूछ लिया, नाम की जगह पे क्या यूज किया जाता है, कैसा पढ़ाता हूं ये बता दिया, किस तरीके से पढ़ाया जाता है ये भी बता दिया। एडवर्ब, वर्ब, मैं क्या काम करता हूं, राम गोज होम, राम कम्स होम, राम घर जाता है, राम घर आता है। ये आपने बताया, तब जाके आपको वर्ब का पता चला, यानी एक पूरे सेंटेंस का पता चला। तो वर्ब पढ़ना बहुत जरूरी है। ये जस्ट ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, डिटेल में हम आगे बढ़ेंगे। माफ कीजिएगा, मैंने एडवर्ब का पहले ही आपको इंट्रोडक्शन दे दिया कि वो एडवर्ब क्या है। स्लोली, इंटेलिजेंटली जो मैंने आपको बताया वो एडवर्ब है। ओके, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो कैसे काम करते हैं वो? स्लोली। क्या काम करते हैं जी? पढ़ाते हैं, टीचिंग। क्या काम करते हैं जी? स्टडी करते हैं। ओके, नेक्स्ट कंजंक्शन।
कंजंक्शन सेंटेंसेस को जोड़ने के काम आता है। अगर आप सेंटेंस को लंबा बनाना चाहते हैं, लॉन्ग बनाना चाहते हैं, तो वहां पर कंजंक्शन काम आती है। कंजंक्शन आपने सुना होगा, एंड, सो, बट, देयरफॉर, दैट्स व्हाई, ये सारी के सारी कंजंक्शंस हैं जो सेंटेंस को लंबा यानी लॉन्ग बनाने के काम आती है। नेक्स्ट इज प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन मीन्स आप कहां पर हैं, आपकी पोजीशन। प्रेपोजिशन, अगर आप इसकी डेफिनेशन को समझेंगे तो प्रेपोजिशन का मतलब होता है वर्ड्स विच टेल द पोजीशन ऑफ नाउन और नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं। आई एम इन द रूम, यू आर इन स्कूल, आई एम एट होम, आपकी पोजीशन बताई जा रही है। राम इज इन द ऑफिस, तो राम की पोजीशन बताई जा रही है। वी आर सिटिंग ऑन अ बेंच, हमारी पोजीशन यानी प्रोनाउन की पोजीशन बताई जा रही है। तो जब आप किसी नाउन या प्रोनाउन की पोजीशन बताते हैं तो वो प्रेपोजिशन कहलाता है। लेट्स लुक एट द लास्ट वन, दैट इज इंटरजेक्शन। इंटरजेक्शन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रखता, ये वो वाले वर्ड्स होते हैं हुर्रा, वाओ, ब्रावो, जिसमें आप किसी चीज की खुशी दिखाते हैं। जस्ट लाइक वाओ, व्हाट एन वीडियो मैन, सर यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, वाओ। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें आप दुख भी दिखा सकते हैं, अलास, हाय 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 ये मजबूरी, समथिंग लाइक दिस, तो आप ये भी बता सकते हैं। लेकिन बात करते हैं आर्टिकल, टेंस एंड वॉइस, ये पार्ट ऑफ स्पीच में क्यों नहीं आते। देखिए आर्टिकल जो आप ए एंड द पढ़ते हैं वो दरअसल नाउन के लिए यूज होता है, और इंग्लिश में नाउन के लिए यूज होने वाले शब्द एडजेक्टिव्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव्स। तो इंग्लिश कहती है जब ए एंड द नाउन के लिए लगाए जाते हैं, तो नाउन के बारे में बताने के लिए तो एडजेक्टिव है हमारे पास, तो हम इसको अलग से आर्टिकल इंक्लूड क्यों करें पार्ट ऑफ स्पीच में। तो आर्टिकल को पार्ट ऑफ स्पीच से अलग रखा जाता है। अगर आप कहीं जाएं और उन्होंने अपने प्रोस्पेक्टस में अलग से आर्टिकल दिखा रखा है तो सही है, लेकिन उन्होंने पार्ट ऑफ स्पीच के अंदर ही अगर आर्टिकल लिखा हुआ है तो वो गलत है। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, आर्टिकल पार्ट्स ऑफ स्पीच से अलग होते हैं, इसको अलग से पढ़ा जाता है, ये पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा नहीं है। सो नेक्स्ट है टेंस। आइए इस टेंस को समझते हैं। टेंस कहता है कि भाई पहले ये पढ़ लो पार्ट्स ऑफ स्पीच, तब मुझे लिखने के काबिल बनेंगे आप। मैंने बहुत से लोग देखे हैं जो स्पीकिंग करते हैं, लेकिन उनसे पूछ लो इस सेंटेंस में इन्फिनेटिव क्या है, इस सेंटेंस में एडजेक्टिव कौन सा है, कहता भाई हमें नहीं पता, हम तो बस स्पीकिंग कर लेते हैं। जो जरूरी भी है, क्योंकि कोई शेक्सपियर नहीं बनना चाहता और ना ही कोई बन सकता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच पढ़कर आप टेंस लिखने के काबिल हैं, इसका मतलब टेंस इनसे बड़ी औकात रखता है। तो ये पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता टेंस, रिमेंबर टेंस पार्ट ऑफ स्पीच में नहीं आता। नेक्स्ट वॉइस। वॉइस टेंस से भी ऊपर है, पहले टेंस सीखेंगे तब जाके आप वॉइस सीख पाएंगे। ऐसा मेरा तरीका है, जिस तरीके से मैं पढ़ाता हूं, मैं दूसरे तरीकों को नहीं कह सकता, दूसरे टीचर्स पे मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। आप कहीं से भी पढ़े हो सकता है वो मेरे से अच्छे टीचर हो। सो वॉइस टेंस से भी ऊपर है। सो पहले आप टेंस सीखेंगे, फिर कहीं जाकर वॉइस सीखते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। तो ये था इंट्रोडक्शन ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच। आई होप यू लाइक इट। इसके बाद धीरे धीरे हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। थैंक यू। कोई भी फीडबैक हो, कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अभी तक आपने रिस्पॉन्स दिया है, रियली थैंक यू सो मच। गुड नाइट, टेक केयर, बी सेफ, बाय बाय।